कावेरी बेटी, तुझे मायके आए पूरे 6 महीने हो चुके हैं। तब से तू ससुराल नहीं गई और न ही दामाद जी एक भी दफा तुझसे मिलने को आए। जाने क्यों मेरा जिया बैठा जा रहा है बेटा। कहीं तुझे ससुराल से भेजने के पीछे तेरी सास की कोई साजिश तो नहीं? ऊपर से तू 6 महीने पेट से है। ये खबर तुझे तेरे पति और सास से साझा कर देनी चाहिए। आज के दौर में दोष लगाने वालों की कमी नहीं है। माँ, आप खामखा परेशान हो रही हैं। मेरे पति किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते और माँ जी का मन तो हिम के समान श्वेत है। फिर 2 दिन बाद दीपावली पर मैं ससुराल वापस जा तो रही हूँ। मैं माँ जी और प्रवेश को ये खबर वहीं जाकर सुनाऊंगी। ईश्वर करे कि जैसा तू सोच रही है वैसा ही हो, लेकिन कभी कभी सब कुछ जितना सुलझा हुआ दिखता है असल में उतना ही उलझा हुआ होता है। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, इसीलिए तेरा पक्का रंग रूप मुझ माँ के लिए मायने नहीं रखता, मगर संसार और ससुराल के खातिर चेहरे की सुंदरता ही सब कुछ है बेटा। माँ की बातें कावेरी को कुछ पल के लिए उलझन में डाल देती हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और दीपावली का दिन आता है। कावेरी अपना सामान बांधते हुए मायके से विदाई लेकर बोलती है, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अपना और बाबूजी का ख्याल रखना। शुभ दीपावली। तू भी अपना ख्याल रखना बेटी, संभल कर जाना। इसके बाद वो बहू अपने ससुराल बुलंदशहर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही घंटों के बाद वो अपने ससुराल की दहलीज पर दस्तक देती है। पूरी 6 महीने बाद मैं अपने ससुराल लौटी हूँ। सब कुछ कितना बदला बदला सा लग रहा है। माँ जी, प्रवेश, जेठानी जी सब के सब कहाँ हैं? लगता है सब घर के प्रांगण में दीपावली का उत्सव मना रहे होंगे। सभी मेरे आने की बात से बेखबर हैं। सभी मुझे देखकर दंग रह जाएंगे। आंखों में कई सपने सजाए काली बहू जैसे ही आंगन में आती है तो सभी के सभी दीपावली मना रहे होते हैं। तभी उसकी नजर अपने पति प्रवेश और उसके बगल में खड़ी कायरा पर जाती है। कायरा और प्रवेश को एक दूसरे का हाथ पकड़ता देखकर उसे कुढ़न होती है। वो गुस्से से बिलबिलाती हुई आकर कायरा को दूर करती हुई कहती है, कायरा, ये क्या बेहुदगी है? किस हक से तुमने मेरे पति का हाथ पकड़ा? प्रवेश की पत्नी के हक से। एकदम सही सुना तुमने, प्रवेश मेरे पति हैं। ये सुनकर मानो कावेरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कपकपाती जुबान से कहती है, प्रवेश, तुम चुप क्यों खड़े हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? यही सच है कावेरी, कायरा मेरी बीवी है। झूठ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पति मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। ये सुनकर उस काली बहू की आंखों से धोखे का दर्द आंसू बनकर छलक जाते हैं और वो गुस्से से बिलबिलाती हुई प्रवेश का गिरेबान पकड़कर कहती है, इतना बड़ा धोखा देने से पहले तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? अग्नि के 7 फेरे लेकर सारे समाज के सामने तुमने मुझे अपनी पत्नी बनाया था। आखिर ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? तभी अचानक उसकी सास दामिनी कहती है, अरे ओ काली कमली, दूर हट मेरे बेटे से। कमी जानना चाहती है तो सुन, तेरी सबसे बड़ी कमी तेरा काला चेहरा है। तेरा काला रूप ग्रहण बनकर रह गया है। इसका मतलब मुझे मायके भेजने के पीछे आप सभी का षड्यंत्र जुड़ा था। तू तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थी। सुनना चाहती है तो सुन। कुछ समय पहले दामिनी और शमशेर के बीच बड़ी बहसबाजी चल रही है। नहीं, किसी भी कीमत पर ये काली कमली मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मैं अपने बचपन के दोस्त को वादा कर चुका हूँ। शमशेर सिंह की जुबान कमान से निकली बाढ़ के बराबर है। कावेरी ही इस घर की बहू बनेगी, बस। ये कहकर प्रवेश का पिता शमशेर चला जाता है। अगले दिन से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और कावेरी बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहाँ दामिनी की बड़ी बहू अनिका बातों के बाढ़ चलाकर कहती है, सच कहूँ माँ जी, तो ससुर जी ने इस काली बैरन के साथ देवर जी का ब्याह रचा के चांद में दाग वाली कथन को पूरा कर दिया। कहाँ देवर जी का गोरा दूधिया चेहरा और कहाँ ये अमावस की काली घनघोर रात। ये सुनकर कावेरी को बहुत बुरा लगता है। तभी दामिनी बात को बदलते हुए कहती है, अरे अनिका बहू, ये क्या बोल रही है? बहू काली हो या गोरी होती तो घर की लक्ष्मी है। बहू, तू थक गई होगी, जाकर आराम कर। ये सुनकर अनिका बुदबुदाते हुए कहती है, ये सासू माँ ने कौन सा सुरताल पकड़ लिया? कावेरी के कमरे में जाने के बाद अनिका कहती है, माँ जी, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी पीछे पछाड़ दिया। अरे बहू, जोश में आकर होश खोने से बनती बात बिगड़ती है। हम इस काली कमली को मीठी छुरी से काटेंगे।
2 दिन बाद ये पगफेरे के रस्म के लिए मायके जाएगी। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी कि देखने लायक होगा। एक और सास बहू काली बहू के खिलाफ जाल बुन रही थी, मगर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सुहाग की सेज पर आंखों में सैकड़ों सपने संजोए बैठी काली बहू प्रवेश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी नशे में धुत प्रवेश कमरे में पहुंचता है। अरे, इसका काला चेहरा मेरी आंखों में चुभ रहा है। न चाहते हुए भी मुझे इस बला को 2 दिन बर्दाश्त करना होगा। ये बोलकर प्रवेश बिछावन के एक ओर सो जाता है। कुछ देर यूं ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद कावेरी उसके करीब आती है। क्या हुआ जी, आप मुझसे खिंचे खिंचे क्यों हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। बस शादी की भागदौड़ में थक गया हूँ, सिर में दर्द है। लाइए, मैं आपका सर दर्द ठीक कर देती हूँ। ये बोलकर कावेरी उसका सिर दबाने लगती है। तभी जोरों की बिजली की कड़कड़ाहट की गूंज से कावेरी डर कर प्रवेश के गले लग जाती है और दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। 2 दिन बाद। बहू, आज तुझे पगफेरे के खातिर मायके जाना है। 2 सिर वाले घर के कृत से बेखबर है। जब भी हमारे घर में कोई नई बहू ब्याह करके आती है तो उसे पगफेरे के बाद 6 महीने अपने मायके रहना पड़ता है, वरना पंडित जी के कहे अनुसार उसके पति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने पति प्रवेश पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं मायके रह लूंगी। इस तरह कावेरी के चले जाने के बाद अनिका कहती है, माँ जी, मेरी बहन कायरा देवर जी को बहुत पसंद करती है। उसका और देवर जी का मेल बहुत बेहतर होगा। एक बार इनका ब्याह हो गया तो वो काली बैरन अपने आप रास्ते से हट जाएगी। माँ, मैं भी कायरा को पसंद करता हूँ। तो फिर देर किस बात की, अब तो चट मंगनी पट ब्याह होगा। और इस तरह प्रवेश कायरा से शादी करके अपनी काली बीवी को धोखा देता है। प्रवेश, अगर मेरा काला रूप तुम्हें इतना चुभता था तो उस रात तुम्हें मेरे करीब नहीं आना चाहिए था। मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा पल रहा है। ये सुनकर कायरा प्रवेश को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे और कावेरी के बीच पति पत्नी का रिश्ता बना ही नहीं था, तो ये क्या है? कायरा, मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। माफी माय फुट। तुमने सिर्फ इसे ही नहीं, मुझे भी धोखे में रखा। तुम पति के नाम पर लगा धोखेबाजी का धब्बा हो। जा रही हूँ मैं, हमेशा के लिए। कायरा के जाने के बाद प्रवेश कावेरी के पैरों में गिरकर कहता है, कावेरी, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो। खबरदार, ये सिर्फ मेरा खून है। मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला बच्चा तुम धोखेबाजों की साए में रहकर दगा देना सीखे। मैं तुम्हारी धोखेबाजी के लिए कोर्ट कचहरी का किवाड़ नहीं खटखटाऊंगी। तुम्हारा अकेला रहना ही तुम्हारी करनी की सजा है। इस तरह अंत में प्रवेश की दोनों बीवियां उसको छोड़कर चली जाती हैं। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। शायद यही प्रवेश के धोखे की सजा थी। जहां कायरा प्रवेश को भुलाकर आगे बढ़ चुकी थी, वहीं कावेरी की मांग में आज भी प्रवेश के नाम का सिंदूर सोझे तौर से दिख रहा था। धनतेरस पर बर्तन बेचने वाली सास बहू। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के समय गांव के घर में लाइट ऑन थी। उस घर के अंदर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। बस करो, छोड़ दो मुझे। इतनी बेरहमी से क्यों मार रहे हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देख, मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा। मैंने तुझसे कहा कि मुझे मेरी बाटली के पैसे दे दे। मेरे पास नहीं है। मुझे तुझसे बस थोड़े से पैसे चाहिए, जिससे कि मेरी दारू आ जाए। देखिए जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको दे देती। मुझे पता था मुझे कि तू ऐसी, तू नहीं मानेगी। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। अंकित अपने चमड़े की बेल्ट निकालता है और उसी से अंजलि को मारना पीटना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अंकिता का पिता दामोदर भी शराब के नशे में अपनी पत्नी ममता के पास जाता है और उससे कहता है, अरे ममता, ममता कहाँ है? बिना एनर्जी ड्रिंक पिए मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। मेरे शरीर के खून में चींटियां दौड़ी है। जल्दी से मुझे थोड़े से पैसे दे दे, अपनी शराब लेकर आनी है। अजय, आप कैसी बात कर रहे हो? भला मेरे पास पैसे कहाँ से आए? देख ममता, मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, जो भी तेरे पास पैसे है मुझे दे दे। मैं जानता हूँ कि तू काम करके
पैसे कमाती है और मुझसे छुपाती है, और मैं तेरा पति हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। अजी आप कैसी बात कर रहे हो? जो भी मैं कमाती हूँ वो तो सब घर के खर्च में ही लग जाता है। दामोदर तुरंत ममता के बाल पकड़ लेता है और उसके बाल खींचने लगता है। मुझे पता था, अरे मुझे पता था कि तुम मेरी एक बात भी नहीं मानेगी। देख, अगर तूने अब मेरी बाटली के लिए मुझे पैसा नहीं दिया ना, तो मैं तुझे बहुत मारूंगा और फिर तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं आएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कहो तो पैर पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मेरे पास पैसे नहीं है। ममता दामोदर के आगे गिड़गिड़ाती है, लेकिन दामोदर उसकी एक नहीं सुनता। उसके बाद दामोदर गुस्से में आकर उसे मारने पीटने, दोनों सास बहू अपने पतियों से इतनी बुरी तरह पीट रही होती हैं, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उनकी मदद नहीं करता और सभी घर के बाहर से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। तभी दामोदर शराब के नशे में धुत जैसे ही घर से बाहर निकलता है, गांव के लोगों को इस तरह खड़ा हुआ देखकर कहता है, अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ पर खड़े होकर क्या हमारे घर का तमाशा देख रहे हो? चले जाओ यहाँ से, अपने घरों में, अपने घर से मतलब रखो। ऐसा कहकर दामोदर अपनी शराब खरीदने के लिए निकल जाता है। वहीं उसका बेटा भी शराब के नशे में घर से बाहर निकल आता है। दोनों सास बहू अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी अंजलि अपनी आंखों से आंसू पोंछती है और अपनी सास के पास जाती है। माँ जी क्या हुआ आपको? अरे बहू क्या क्या बताऊं क्या हुआ? अरे तू तो जानती है ना कि कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तेरे बाबूजी मुझसे सारे पैसे छीन ले जाते हैं। मैंने सोचा था कल से हमारे मुन्ना का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा दूंगी, लेकिन जैसा सोचा था वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं माँ जी, हम कर भी क्या सकते हैं। हमने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कभी हमारी बात ही नहीं समझी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं ही तुझे इस घर में लेकर आई थी, ये जानने के बाद भी कि मेरा पति और मेरा बेटा कैसा है। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बहू। अरे माँ जी आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हो और मैं जानती हूँ कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य का लिखा हुआ है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। बहू मैंने तो तुझे भी बहुत ही किस्मत से पाया है, लेकिन पता नहीं भगवान ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। दोनों सास बहू अपने दुख एक दूसरे से बांटती है, जिसके बाद वो दोनों उस रात ऐसे ही दर्द में सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, ममता काम करने के लिए अपने मालिक के घर जाती है, लेकिन उसका मालिक उससे कहता है, देखो कल रात तुम्हारा शराबी पति हमारे घर पर पैसे मांगने आया था, ये सब ड्रामा नहीं सह सकता मैं, इसलिए अब तुम हमारे यहाँ काम करने मत आना, मैंने दूसरी काम वाली ढूंढ ली है। साहब ऐसा मत करो, इस घर में काम करके ही तो मैं अपने घर का गुजारा कर रही थी। देखो मैं इसके आगे और कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा कहकर उसका मालिक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेचारी ममता मायूस होकर घर लौट जाती है और सारी बातें अंजलि को बताती है। यह सुनने के बाद अंजलि अपनी सास से कहती है, माँ जी ऐसे तो हम लोगों का कुछ हो ही नहीं पाएगा। मेरी माँ ने कुछ सोने के जेवर बनवाए थे जो मैंने अभी तक छुपा कर रखे हैं। एक काम करते हैं, धनतेरस का त्योहार आने वाला है, उन सोने के गहनों को बेचकर कुछ बर्तन ले आएंगे और उन बर्तन को हम बेचकर पैसा कमाएंगे। लेकिन बहू माँ ने तुझे कितने प्यार और प्रेम से वो गहने दिए होंगे और तू उन गहनों को इस तरह बेच देगी। अरे माँ जी गहने तो दोबारा भी बन जाएंगे, लेकिन हमारे लिए मुन्ना का एडमिशन करवाना बहुत जरूरी है और फिर गांव के सभी लोगों को हमारे बारे में पता है कि हम कितने दुखी हैं। इस चलते वो सब हमसे बर्तन जरूर खरीदेंगे। यह भी सही बात है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। यह भी सही बात है, वह हमारी मदद जरूर करेंगे। ऐसा सोचकर अंजलि अपने सारे गहने बेच देती है, जिसके बाद उसे जो पैसे मिलते हैं वो उनसे बाजार से बर्तन खरीद लेती है और धनतेरस वाले दिन बर्तनों को बेचकर पैसे कमाती है। जितने भी वो पैसे कमाती है वो उन पैसों को देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी हमने बर्तनों को बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन अब मेरे पास आगे के लिए एक और सुझाव है। हम अपनी बचत निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उन पैसों से दिवाली के लिए बम पटाखे खरीद लेते हैं और फिर हम उन बम पटाखों को दिवाली के दिन बेचेंगे। इससे हम और भी ज्यादा पैसा कमा लेंगे। अरे बहू तू तो बहुत समझदार है, हम ऐसा ही करेंगे। वह दोनों सास बहू बचत के पैसों से बचाया हुआ पैसा निकालकर बम पटाखे ले आती है, जिसके बाद वह दिवाली के बम पटाखे बेचने जा रही होती है। लेकिन तभी उनके निकम्मे पति दोबारा शराब पीकर उनके पास आते हैं। अरे वाह क्या बात है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों के दोनों?
और ये इतने सारे बम पटाखे तुम दोनों क्यों कहाँ से लेकर आई हो? अंजलि और ममता दोनों उन्हें धनतेरस पर बर्तन बेचने के काम के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उन दोनों के मन में लालच आ जाता है। अरे जब तुम दोनों ने इतने पैसे कमाए हैं तो लाओ थोड़े से पैसे हमें भी दे दो, थोड़े से पैसों पर हमारा भी तो हक बनता है। अंजलि को यह सुनते ही बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह गुस्से में कहती है, अरे आखिर कब तक तुम हमारे कमाए हुए पैसों के ऊपर अपने शौक और नशे को पूरे करते रहोगे? अरे तुम जैसे आदमियों को तो शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। तुम्हारी वजह से हम जैसी औरतों को बाहर निकल कर काम करना पड़ता है। तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था और तुम हमसे शराब के लिए पैसे मांगते हो, ना कि हमसे शराब के लिए पैसे मांगने चाहिए थे। ऐसा कहकर अंजलि अपनी सास के साथ सभी बम पटाखे लेकर बेचने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दामोदर और अंकित को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह भी उनके पीछे पीछे उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हम दोनों को हमारी गलती का एहसास हो गया है। आज हमें पता चला कि हमने नशे के चक्कर में कभी कुछ किया ही नहीं, और तो और तुम दोनों भूखी प्यासी घर में पड़ी रही, लेकिन तब भी हमने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। वहीं दूसरी तरफ तुम दोनों औरत होकर इतनी समझदारी दिखाई और पैसे कमाए। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हो सके तो मुझे मेरी सभी गलतियों के लिए माफ कर देना। मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूँ। क्या मुझे और पिताजी को हमारी गलती सुधारने का एक मौका मिलेगा? अंजलि और ममता अपने पतियों को एक मौका और दे देती है, जिसके बाद वह सभी मिलकर दिवाली के पटाखे बेचने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता है और वह खुशी खुशी अपनी दिवाली मनाती है। अब वह चारों एक साथ मिलकर खुद का काम शुरू करती है और खुशी खुशी रहने लगती। कनिका मंदिर के बाहर हाथों से बनाई हुई फूलों की माला बेचकर अपने घर का गुजारा करती है। वो मंदिर के बाहर बैठकर माला बेच रही होती है। माला ले लो माला, फूलों की माला, माला ले लो माला। तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, अरे ये माला कितने की दी है तुमने? अम्मा केवल 10 रुपए की एक माला है, कोई सी मर्जी ले लो। माला तो तुम्हारी सारी ताजे फूलों से है, लाओ मुझे 2 माला दे दो। कनिका उसे 2 माला दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ बैठी हुई माला बेचने लगती है। सुबह से शाम तक कनिका फूलों की माला बेचकर जो भी पैसे कमा पाती वो उन्हें अपने घर ले जाती। कनिका के माता पिता अपाहिज थे और वो बहुत गरीब होते हैं। कनिका अपने गरीब अपाहिज माता पिता की देखभाल और उन्हें अकेले संभालती थी। एक दिन कनिका के माता पिता उससे कहते हैं, बेटा कनिका, तुम्हारी उम्र हो गई है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब शादी करके अपना घर बसा लो। हाँ कनिका, हमारी जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज है कल नहीं है। तुम क्यों हमारी वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? माँ, पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे आप तो मेरे माता पिता हो और आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज है। लेकिन बेटी, हमसे हमारा ये सुख मत छीन। हम तेरी शादी देखना चाहते हैं, इसलिए तू हमारी मान और शादी करके अपना घर बसा ले। कनिका के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, जिसके बाद कनिका समझ जाती है। उस दिन के बाद से कनिका के अपाहिज माता पिता उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद कनिका के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है। अरे हमारी कनिका बिटिया उस घर में बहुत खुश रहेगी। और तुम्हें पता है, लड़के का नाम विवेक है और वो खुद का काम करता है, बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। ठीक है पंडित जी, लेकिन हम शादी तो कर सकते हैं। हम अपनी बेटी की शादी में दहेज नहीं दे सकते। अरे इन सब की चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। और वैसे भी वो लोग पहले ही इतने अमीर हैं, उन्हें दहेज की कोई जरूरत नहीं। तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। आप हमारी उन लोगों से बात करवा दीजिए। कुछ ही दिनों में कनिका के माता पिता उसकी शादी विवेक से करवाकर उसे विवेक के साथ विदा कर देते हैं। जिसके बाद कनिका विवेक के घर जाकर उसके घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। अब कनिका की जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक से एक रात के 3 बजे घर के फोन पर किसी का कॉल आता है। विवेक नींद से उठता है और फोन उठाकर कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से विवेक की कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड बहुत ही घबराई हुई आवाज से कहता है, साहब अनर्थ हो गया, जल्दी से कंपनी आ जाइए, कंपनी में आग लग गई है साहब, जल्दी से आ जाइए। ये सुनते ही विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हड़बड़ाते हुए उठता है। वो तुरंत अपनी कार में बैठकर अपनी कंपनी पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी कंपनी का कोना कोना जलकर राख हो जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा?
वैसे भी इस कंपनी को चलाने के लिए मैंने पता नहीं कितना सारा कर्जा उठा लिया था। मार्केट वाले तो मेरा जीना हराम कर देंगे। बेचारा विवेक जलती हुई कंपनी के आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अब मैं क्या करूं? ऊपर से दिवाली आने वाली थी। इस दिवाली के चलते मैंने इतना कर्ज उठा लिया है कि अब मैं उसका भुगतान कभी नहीं कर पाऊंगा। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अगले ही दिन विवेक ने उससे भी कर्जा लिया था। वो सभी उसकी कंपनी की खबर सुनने के बाद उसके घर अपना कर्जा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। ओ भाई साहब, मेरे 2 लाख रुपए आप कब तक दे देंगे? मुझे दिवाली पर अपने वर्कर्स को बोनस भी देना है और उन्हें गिफ्ट भी देने हैं। देखो भाई साहब, हमने जितना पैसा दिया था आपने पूरा पैसा अपनी कंपनी पर लगा दिया, लेकिन आपकी कंपनी तो जलकर राख हो गई है। अब बताओ क्या करोगे? हमारा पैसा किस तरह चुकाओगे? विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, जिसके बाद उसे अपना आलीशान घर देखता है। वो उसे बेचकर लोगों का कर्जा चुका देता है, जिसके बाद विवेक एक छोटे से किराए के घर में रहने लगता है। कनिका, मुझे माफ कर दो। एक ही रात में मेरी जिंदगी अर्श से फर्श पर आ गई है। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूंगा और हमारे हालातों को फिर से ठीक करूंगा। ऐसा कहकर विवेक कई जगह नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और हर जगह उसको एक ही जवाब मिलता है। देखिए सर, आपको अपनी कंपनी में नहीं रख सकते क्योंकि आप एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस्ड हो और हमारी कंपनी आपको अफोर्ड नहीं कर सकती। हर जगह से निराश होने के बाद वो घर लौट आता है। देखिए, आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। विवेक के हालात दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बिगड़ने लगते हैं। अब तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, जिसकी वजह से वो दोनों दिन भर भूखे रहते हैं। जिसके बाद कनिका फिर से माला और दिए बनाने का काम शुरू कर देती है। देखिए, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जब तक आपकी कहीं नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं फूल और माला और साथ में दिवाली के दिए बेचकर घर चलाने की कोशिश करूंगी। और वैसे भी आप तो जानते ही हो, दिवाली का समय आने वाला है। इस समय लोग फूल और दिए जरूर खरीदते हैं। ठीक है कनिका, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम कर लो। कनिका फूल, माला और दिए बेचना शुरू कर देती है, जिससे वो अपने रोजाना का घर का खर्चा निकाल पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे, ये तो बहुत परेशान है। इनकी नौकरी भी तो कहीं लग नहीं रही, ऊपर से दिवाली आने वाली है। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा काम बढ़ा लेती हूँ ताकि पैसे थोड़े से सही से आ जाएं। कनिका दिन रात काम करती है। रात को देर देर तक फूलों की माला बनाती और साथ में दिए सजाकर बेचना शुरू करती है। देखते ही देखते बेचारी कनिका थोड़े पैसे कमाने लगती है और दिवाली वाले दिन वो अपने पति विवेक के लिए नए कपड़े और लक्ष्मी माता की पूजा करने का सामान ले आती है। आप ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए, आज हम अपना दिवाली का त्योहार बनाएंगे। पहले मैं दिवाली के दिन लाखों रुपए खर्च किया करता था और आज मेरी पत्नी के कमाए हुए पैसों से मैं कपड़े पहन रहा हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत फक्र महसूस होता है, लेकिन उतना ही अपने ऊपर लानत भी आती है। अजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? हम दोनों एक दूसरे से अलग थोड़ी हैं। चलिए, अब जल्दी से पूजा के लिए तैयार हो जाइए। दिवाली वाले दिन कनिका लक्ष्मी माता की पूजा करने लगती है। ओम जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माता की आरती उतारकर कनिका कहती है, हे लक्ष्मी माता, तुम तो हमेशा अपने भक्तों का साथ देती हो, लेकिन आज तुम हमारा साथ क्यों नहीं दे रही हो? आखिर कब तक हम इस तरह गरीबी हालत में जूझते रहेंगे? हमारा बेड़ा पार करो माँ, हमारा बेड़ा पार करो। कनिका के इतना कहते ही विवेक को एक कॉल आती है। देखो विवेक, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया है मुझे वो बहुत पसंद आया है। क्या तुम उस प्रोजेक्ट पर मेरे साथ काम करना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस प्रोजेक्ट पर मैंने इतने दिनों काम किया है। आखिर मुझे इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अगर आपका साथ मिलेगा तो मैं इस प्रोजेक्ट को आपके साथ जरूर बनाऊंगा। दिवाली के दिन विवेक को उसके करियर की दोबारा शुरुआत का पहला कदम मिल जाता है, जिसके बाद वो इस प्रोजेक्ट को बनाने में प्रवीण दिवाकर के साथ खूब मेहनत करता है। कुछ दिनों में उनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा और बेस्ट जाता है, जिसके चलते विवेक पहले की तरह कमाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उनके सभी दुख खत्म हो जाते हैं और अब कनिका और विवेक एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।